गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12 का चैप्टर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन पहले होते हैं। सबसे हम पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर किसका होमोजीनियस मिक्सचर है? ठीक है, केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में ये हो सकता है, इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ व्हाट? केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हमने क्यों बोला है बेटा? क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बात करती हूँ, जैसे मैंने सॉल्ट को पानी में मिला दिया, H2O के अंदर मिला दिया नमक को, NaCl को, ठीक है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको नमक की प्रॉपर्टी नहीं समझ में आएगी। पानी आप पिएंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ नमक सा आपको फील होगा पानी में, तो नमक की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सॉल्ट ने क्या किया है? वाटर का जो स्पेस है बीच में, ठीक है, वाटर के बीच जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वहां जाके बैठ गया है, यानी कि डिसॉल्व हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टी सॉल्ट की एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसलिए मैंने केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस बोला है। अगर ये केमिकली रिएक्टिव हो जाएंगे तो इसका मतलब कि आपका कोई और ही तीसरा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग होगी इनसे, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, अब सॉल्यूशन की बात आ रही है तो दो चीजें आएंगी आपकी, एक आएगा आपका सोल्यूट, एक आएगा आपका सॉल्वेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूट? आपने 9th में पढ़ा होगा सॉल्यूट क्या होता है, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी। सॉल्यूट आपका कम अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में। ठीक है, और सॉल्वेंट हमेशा आपका ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट। ठीक है, सॉल्वेंट वो होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूट डाल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला शुगर प्लस वाटर, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया क्योंकि आप ज्यादा अमाउंट में पानी ले रहे हो, और शुगर आपका सॉल्यूट हो गया बिकॉज आप कम अमाउंट में शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट वो वाला अमाउंट होगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर आप डालेंगे और सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक टर्म आती है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन कौन से होते हैं? बाइनरी सोल्यूशन में आपका सॉल्यूट जो होगा वो एक ही होगा, यानी कि ओनली वन। ठीक है, और सॉल्वेंट भी आपका क्या होगा? वन। फॉर एग्जांपल इसमें बताया शुगर और वाटर, तो ये बाइनरी सोल्यूशन का एग्जांपल है, जहां पे आपके सॉल्यूट वन या उससे ज्यादा हो जाते हैं, वन और मोर। ठीक है, दो ले लिए, जैसे मैंने पानी दिया उसके अंदर मैंने शुगर भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, ठीक है, कोई तीसरी चीज और डाल दी, तो वो बाइनरी सोल्यूशन नहीं रह जाएगा। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशंस कौन से होते हैं? यहाँ पे सोल्यूट आपका एक ही हो और सॉल्वेंट भी आपका क्या हो? एक ही। ठीक है, इतना पोर्शन क्लियर हो गया आपको। इसके बाद हम बताएंगे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आपने ये चीज पढ़ी भी होगी 9th 10th में, दोबारा से छोटा सा रिकैप है उसका सॉल्यूशंस का। नाउ कम टू वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब है आपके सॉल्यूशंस में दो चीज होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमेशा यहाँ पे सॉलिड सॉलिड रहेगा, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। सॉल्यूट आपका चेंज होता रहेगा, जैसे मैंने लिख दिया पहले सॉलिड, गैस, सॉरी लिक्विड या फिर गैस। इसका मतलब क्या है? सॉल्वेंट सॉलिड है, उसके अंदर आप सॉलिड मतलब सॉलिड डाल रहे हो, सॉलिड सॉल्वेंट है उसके अंदर आप लिक्विड डाल रहे हो, सॉलिड आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर आप गैस डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए अलॉयज।
अलॉयज के अंदर जैसे मेरा आ गया है सपोज ब्रास। ब्रास किससे होता है बेटा? कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ब्रास के अलावा आपका क्या हो गया? जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बेटा नाम से तो सिल्वर है लेकिन इसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट नहीं होता। ये किसका मिक्सचर होता है? कॉपर, जिंक और निकल का। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ब्रोंज। ये भी कहा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, ये है कॉपर और किसका होता है? टिन का। ठीक है, अब देखिए सारे सॉलिड है, जिंक कॉपर यानी सॉलिड के अंदर सॉलिड, कॉपर जिंक निकल सॉलिड के अंदर सॉलिड, कॉपर और टिन ये भी सॉलिड के अंदर सॉलिड। तो ये अलॉयज जितने भी होंगे ये आपके सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लिक्विड और सॉलिड पे। लिक्विड और सॉलिड बेटा क्या होंगे आपकी? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे आपका हो गया कॉपर सल्फेट 0.5:2। ठीक है, आपको पता है कॉपर सल्फेट के अंदर अगर वाटर ऐड है यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर आप उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दें या फिर उसको हीट अप करें, वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो जाएंगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि कॉपर सल्फेट आपका सॉलिड है, उसके अंदर आपने लिक्विड ऐड किया। ठीक है, ऐसे एक मोहर सॉल्ट भी होता है जिसकी टाइट्रेशन आप लोग करेंगे 12th के अंदर ही। ठीक है, आपने 11th में टाइट्रेशन करी होगी ना, ऐसे ही मोहर सॉल्ट आप करेंगे 11th में, सॉरी 12th में। ठीक है, टाइट्रेशन में, तो वो भी एक एग्जाम्पल आपका किसका है? हाइड्रेटेड सॉल्ट का। ठीक है, उसके बाद आता है हम गैस और सॉलिड। गैस और सॉलिड के लिए बेटा हम जैसे कि फॉर एग्जांपल पैलेडियम होता है, मेटल मिनरल होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस आप ऐड कर दें। ठीक है, तो किसका एग्जांपल हो गया? गैस और सॉलिड। यानी कि सॉलिड क्या है आपका? पैलेडियम, गैस क्या है आपकी? हाइड्रोजन। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस में अगेन आपका क्या चेंज होगा? सॉल्वेंट तो सारा लिक्विड रहेगा और आपका जो सोल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जाएगा। नाउ कम टू लिक्विड सॉल्यूशंस। अगेन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगेन लिक्विड, 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 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल पहले वाला क्या होगा हमारा? सॉलिड और लिक्विड। सिंपल अभी मैंने एग्जांपल दिया था NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर। ठीक है, यानी सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में, वाटर ज्यादा अमाउंट में और सॉलिड आपका कम अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद लिक्विड एंड लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड जैसे आपने मिथेनॉल ले लिया, ठीक है, या फिर इथेनॉल ले लिया, इनको वाटर में ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया? इनको वाटर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो किसके एग्जांपल आ जाएंगे? लिक्विड और लिक्विड। ठीक है, इसके अलावा आते हैं गैसेस इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड क्या आपका सॉल्वेंट है, गैसेस क्या है आपका सोल्यूट है। इसका एग्जांपल जैसे कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, एरेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट हो गई। जैसे आप उसको खोलते हैं तो गैस निकल जाती है, पीछे क्या रहता है? पानी रह जाता है। ठीक है, तो एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको बोल। दूसरा आपका हो गया वाटर। वाटर में क्या है? वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस मिक्स होती है। ठीक है, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, तो वो भी किसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा? लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में बेटा सेम आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा? गैस रहेगा, गैस, 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 और सोल्यूट क्या रहेगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब पहला सोल्यूट आपका सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका गैस है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कैंसर, कपूर, एंड नाइट्रोजन गैस, ये एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, या फिर आयोडीन की वेपर्स, किसी गैस में आपने आयोडीन वेपर्स, NN2 गैस, ये भी इसका एग्जांपल। सॉरी आयोडीन वेपर एंड एयर्स इन एयर, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अब आ गया लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस में ह्यूमिडिटी आ सकती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? ह्यूमस।
अब जो आपका एयर है दैट इज गैस, लेकिन उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, ज़्यादा H2O की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो चिपचिपाहट होती है, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इन एयर एक इसका भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म को अगर मैं N2 गैस के साथ मिक्स करूं तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये गैस, और गैस का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है आपका एयर, क्योंकि एयर है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो ये भी इसका है एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अब आप बताइए कि फॉग किसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, फॉग क्या है आपका, क्या होता है, एयर के अंदर जो आपका धुंध ज़्यादा जाती है, यानी क्या आता है एयर के अंदर आपका लिक्विड, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, साथ में आपके बहुत सारी जो गैसेस होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं वो आ जाती हैं, तो क्या बन जाता है आपका फॉग। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड एंड गैस का एग्जाम्पल। बेटा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बाद अब हमारा टॉपिक है फॉर्मूलेस। ठीक है, ये फॉर्मूलेस आपने 11th में भी पढ़े होंगे, बट एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। तो परसेंटेज 3 तरीके की होती हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज में आपका मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन। सपोज मैं बोल रही हूँ कि मैंने HCl ले लिया या फिर H2SO4 ले लिया। ठीक है, H2SO4 में मुझको निकालना है H2 की परसेंटेज। ठीक है, तो H2SO4 का टोटल मास कैसे निकालते हैं, H का प्लस, फिर सल्फर का प्लस करेंगे, फिर ऑक्सीजन का प्लस करेंगे, टोटल मास निकल जाएगा। टोटल मास को आप सोल्यूशन के नीचे रखेंगे। अब मुझे चाहिए कि मैं हाइड्रोजन का निकालूं, तो खाली सिर्फ हाइड्रोजन का मास आप ऊपर रखेंगे। अगर सल्फर का पूछ जाएगा तो सल्फर का खाली मास आप ऊपर रखेंगे, ऑक्सीजन का पूछ जाएगा तो ऑक्सीजन का आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू में 4, तो इंटू में 4 टोटल करके आप उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये वैसे ही होगा जैसे आप अपने टोटल परसेंटेज निकालते हैं, अपॉन में टोटल नंबर 100, ऊपर आपके जितने भी आए हैं, सपोज आपके आए 93 इंटू में 100। ठीक है, हर सब्जेक्ट का परसेंटेज वाइज निकालते हैं ना, वैसे ये है कि टोटल जो आप सोल्यूशन रखेंगे वो नीचे रखेंगे और साथ में आप रखेंगे ऊपर मास परसेंटेज, जिसका भी आपको निकालना है मास। ठीक है, उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज का जैसे कि सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 500 ml लेते हैं, चलो 500 ml जो है सोल्यूशन है। 500 ml सोल्यूशन मैंने बोला कि मेरा 200 ml जो है वो सोल्यूट है और बाकी जो है 300 क्या है मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जिसका भी आपको निकालना है सोल्यूट का 200 ऊपर आएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 500, 300 टोटल सोल्यूशन का बना वो नीचे आएगा इनटू में 100। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। उसके बाद आता है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकालता है बेटा, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर जो भी कंपोनेंट चाहिए आपको, जिसका आपको निकालना है उसका मास अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि NaCl को मैंने NaCl ले लिया सपोज 20 ग्राम। ठीक है, 100 ml में मैंने इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अब NaCl में भी मुझे Na का मास ऑफ द कंपोनेंट चाहिए सोल्यूशन के अंदर, तो मैं Na का मास ऊपर रखूंगी, टोटल जितना भी सोल्यूशन का मास है वो मैं नीचे रखूंगी, इनटू में मैं क्या कर दूंगी 100। तो ये किसका निकल जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कंपोनेंट का मास जो कि आपको निकालना है फॉर्म में वॉल्यूम। ठीक है, ये तो हो गया आपका परसेंटेज निकालने का। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ हमेशा निकलेगी ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम में क्यों निकलेगी, क्योंकि मास है तो सॉलिड है ऑब्वियस है, तो सॉलिड का हमेशा यूनिट किस में लोगे, ग्राम में लोगे, और स्ट्रेंथ यानी वॉल्यूम है तो किस में लोगे, लीटर में लोगे, इसलिए स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी आपकी ग्राम पर लीटर। उसमें आते हैं अपना मोलैरिटी पे। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है बेटा M, कैपिटल M से डिनोट करेंगे आप इसे, कैपिटल M से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जितना भी आप सोल्यूशन ले रहे हैं वो लीटर में लेंगे, और सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, ठीक है, 4 मोल 5 मोल 6 मोल जितने भी मोल प्रेजेंट है वो आप लोग लोगे ऊपर। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, स्ट्रेंथ दे रखी है, तब मोलैरिटी कैसे निकालनी है, स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास निकालते कैसे, सपोज जैसे मैंने बताया H2O का, तो इसका कितना होता है 2,
प्लस 16 18, ये मोलर मास निकल गया। ठीक है, तो मोलर मास सल्यूट का नीचे लोगे जैसे निकालते हैं। ठीक है, और स्ट्रेंथ क्या लोगे आप लोग, ऊपर लोगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो। इसके बाद अगर सपोज मुझे नंबर स्ट्रेंथ भी गिवन नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन नहीं है, मुझे वेट गिवन है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वेट अपॉन में मोलर मास इनटू 1000 अपॉन में v। ये वाला फॉर्मूला आपको लैब में भी यूज होगा। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे ना, तब ये वाला फॉर्मूला आपको वेट निकालने के लिए कि कितने आपको कितने पानी में कितना सॉल्ट ऐड करना है, तो ये लैब में भी इस्तेमाल होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आपको मोलारिटी दे दी जाएगी। ठीक है, आपको वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर एक टर्म आती है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली होता तो मोलारिटी जैसा ही है, लेकिन जहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे हम टर्म मोलारिटी यूज कर देंगे, फॉर्मेलिटी यूज कर देंगे। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, जब मैं Na और Cl का अलग अलग मास प्लस करूंगी, ठीक है, उसको फॉर्मूला मास बोल देंगे। यानी आयनिक कंपाउंड का जब आप मोलर मास निकालोगे अलग अलग करके, तो यहाँ पे हम उसको फॉर्मूला मास बोल देंगे। ठीक है, ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होगा। ठीक है, अगर आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मेलिटी टर्म्स भी कहीं कहीं जगह यूज़ की जाती है, लेकिन नहीं तो जनरली बुक्स में हम लोग मोलारिटी लेके ही चलते हैं हर चीज़। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मोलारिटी। मोलारिटी में का फॉर्मूला क्या है, ये स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे हम kg में लेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं अपॉन में सॉल्वेंट का मास लेंगे, ना कि वॉल्यूम लेंगे, और लीटर्स में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, kg में। ठीक है, उसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है इसका, A अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में B। A क्या है आपका, सॉल्यूट कितने ग्राम में है, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम। B आपका सॉल्वेंट कितना ग्राम है, 2 3 4। ठीक है, तो A और B क्या है आपका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। उसके अलावा मोलर मास सॉल्यूट का इनटू में 1000। तो ये दो फॉर्मूले हैं मोलारिटी और मोलालिटी के। अब जो हम लैब में यूज करते हैं, हम मोलारिटी यूज करते हैं, ना कि मोलालिटी। ठीक है, इसको आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि मोलालिटी में एल का साउंड आ रहा है, एल का साउंड आ रहा है, तो लैब में आप मोलारिटी लेके नहीं चलते हैं। क्यों, क्योंकि जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और मोलारिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी कि मोलारिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और मोलारिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट है। तो अगर सर्दी हो में आप कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, मोलारिटी लेके कर रहे हो, या आप गर्मी में उसको एक्सपेरिमेंट को लेके कर रहे हो, तो रीडिंग्स में फ़र्क आ जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ पे क्या नाम है, डिपेंड करेगा। लेकिन मोलारिटी में ऐसा नहीं है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं होता। तो अगर आप सेम सोल्यूशन गर्मी में लेके प्रैक्टिकल कर रहे हो और वही सेम सोल्यूशन आप सर्दी में लेके प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो रीडिंग्स आपकी सेम है। बेटा नेक्स्ट है हमारी टर्म नॉर्मैलिटी। ठीक है, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास, जो भी आपको दे रखा है कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं HCl का बोल रही हूँ, ठीक है, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास ऊपर आएगा, ऐसा कितना होता है 1, ऐसा कितना होता है 37, तो 38.5 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 38.5, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा प्लीज। 38.5 अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, H पॉजिटिव, यानी एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव का जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे हम इसका इक्विवेलेंट जो है मास या फिर जो वेट है वो निकालते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ गिवन हो तो स्ट्रेंथ में कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होती है स्ट्रेंथ। अभी हमने पिछले जो फॉर्मूला करवाया था उसमें मैंने बताया था कि ग्राम पर लीटर कैसे निकाली हमने स्ट्रेंथ अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, जो इसी तरीके से निकलेगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। अगर मुझे सॉल्यूट का नहीं निकालना, सॉल्वेंट का निकालना है, तो x2 यानी सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
यानी कि मैं टोटल बोलूँ तो जितने भी सोल्यूशन के अंदर मोल्स हैं वो नीचे लिख दोगे और ऊपर सोल्यूट का निकालना है, सोल्यूट का सॉल्वेंट का निकालना है तो उसके नंबर मोल्स लिख दोगे साथ ही। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है बेटा मास ऑफ ए क्या है जिसका भी आपको निकालना है, चाहे वो सोल्यूट हो गया चाहे वो सॉल्वेंट हो गया, अपॉन में मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। अब पार्ट्स पर मिलियन को थोड़ा सिंप्लीफाई में एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज मैं बोल रही हूँ कि क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और हर एक बच्चे पे क्लास में 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में 2 टीचर हैं, ठीक है। अब टीचर 2 ही रह गई, क्लास में आपके 10 बच्चे हो गए, 2 टीचर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ भैया 2 ही टीचर हैं, बच्चे आपने 50 कर दिए, ऐसे बच्चे बढ़ाते चले जाओ, यानी कि सल्यूट बढ़ाते चले जा रहे हो, टीचर आपकी वही 2 ही हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि भैया आपके स्कूल में 10,000 बच्चा है और 2 ही टीचर हैं, तो टीचर की रेशियो कम हो गई, बच्चों की बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक सोल्यूट में जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो क्या है, बहुत कम है। इट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। सिंपल से ये चीज बोल दीजिए कि मैं एक बाल्टी भर के पानी में मैं जरा सा 1 चुटकी नमक डाल दूं तो कुछ पता लगेगा आपको? नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सोल्यूट की क्वांटिटी क्या है, बहुत कम। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि मिलियन का भी जो पार्ट है उसमें सोल्यूट की क्वांटिटी निकालना। और इसका फॉर्मूला है मास ऑफ ए, ठीक है, अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मास ऑफ ए क्या है आपका, सोल्यूट, ठीक है। अब इन फॉर्मूलों को एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे, उसमें आपके सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के साथ, और साथ में आपको जो फॉर्मूला है वो कैसे आपको न्यूमेरिकल के अंदर पुट करना है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप इन फॉर्मूले को रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।